Welcome students. In our previous lecture, we studied vectors, types of vectors, multiplication of vectors and addition of vectors. And under addition of vectors, we studied three laws of vector addition. That is, first law is triangle law of vector addition. Second one is parallelogram law of vector addition. And the third one is polygon law of vector addition. And now our next topic and today's topic is subtraction of vectors. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम सिंपल एक नेगेटिव वेक्टर को ऐड करते हैं एक्चुअल वेक्टर से. ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. इट इज़ जस्ट सिंपली एडिशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर, उसी कंपोनेंट का नेगेटिव वेक्टर. मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज देयर इज अ वेक्टर ए. हमारे पास एक वेक्टर है ए. ठीक है, वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. उसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया? अनदर वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो वो क्या हो गया? माइनस ए वेक्टर. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं हम? ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, दैट गिव्स अस नल वेक्टर. नल वेक्टर क्या था हमारे पास? नल वेक्टर दैट इज ज़ीरो वेक्टर. ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हम सिंपल यही करते हैं, नेगेटिव वेक्टर से ऐड अप करते हैं. अगर देखो ये कंडीशन है कि उसी वेक्टर का नेगेटिव है. अगर हमारे पास मान लो दो वेक्टर्स दिए हैं, ए वेक्टर एंड अनदर वेक्टर बी, जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, तो ये सिंपल क्या होंगे? माइनस इनके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, कंपोनेंट्स के, या फिर इनका हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा. डायरेक्ट वेक्टर्स कभी भी ऐड या माइनस नहीं होते, या ये कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग होंगे और या फिर मैग्नीट्यूड. अब कंपोनेंट्स में आपको बताती हूँ आगे क्या होते हैं वेक्टर्स के. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं. देखिए हमारे पास जब एक वेक्टर होता है, इफ़ वी हैव वन वेक्टर, सपोज दैट इज़ ए वेक्टर, अगर हम उसके स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स बना दें, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, ताकि हमारी कैलकुलेशन या हमारी डेरिवेशन इजी हो सके, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. इट इज़ अ प्रोसेस in which a single vector is broken up into small components. कंपोनेंट्स मतलब उसी एक वेक्टर के पार्ट्स. ठीक है, उससे अलग नहीं होंगे, प्रॉपर्टीज़ उसके जैसी ही होंगी. कंपोनेंट्स क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी, बस उसके छोटे हिस्से हो जाएंगे. ठीक है, अब हम मान लेते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं. लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन अ प्लेन. ठीक है, हम ए वेक्टर और बी वेक्टर दो नॉन जीरो वेक्टर्स मान लेते हैं प्लेन में. हमने मान लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर. ठीक है, विद डिफरेंट डायरेक्शन मानने हैं ना हमने. एक की डायरेक्शन देखो इस तरफ है और दूसरे की उल्टी तरफ, डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, लेट सी वेक्टर बी अनदर वेक्टर. हम एक और वेक्टर मान लेंगे सी वेक्टर, जो कि उसी प्लेन में होगा, इन द सेम प्लेन. तो ये रहा हमारे पास सी वेक्टर. ठीक है, अब हम इनको ऐडअप करने के लिए, इन्हें ऐडअप करना है हमें. इन्हें ऐडअप करने के लिए हम क्या करेंगे? एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे इन्हीं के पैरेलल. ठीक है, तो मतलब ये हमारा ए वेक्टर के पैरेलल बना दिया. बी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है ना, तो ये बना दिया हमने बी वेक्टर. सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? ये बना दिया हमने सी वेक्टर. ठीक है,
सी वेक्टर हमने ऐसा बना दिया। अब देखो जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, बट ये पैरेलल है। हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाई है ना। देखो हमने मैथ्स में पढ़ा है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो जो एक वेक्टर है दूसरे का लैम्डा का प्रोडक्ट होता है, मतलब किसी इंटीजर का। मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो नया वेक्टर है, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, जो हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करा है, इसी के मैग्नीट्यूड का वो क्या होगा, इसका इंटीजर का मल्टीपल। ठीक है, किसी इंटीजर का मल्टीपल होगा, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए वेक्टर। उसी तरह हम बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ बी वेक्टर, इसे म्यू बोलते हैं। ठीक है, म्यू या हाँ म्यू वेक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने जो यहाँ पे करा है अभी, हम उसे यहाँ पे इन वर्ड्स में भी डिस्क्राइब करेंगे। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे नाउ टू वेक्टर्स पैरेलल टू each other can be represented as a product of रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो मैंने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाई है इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ पी एंड क्यू। तो यहाँ पे जो ओ क्यू वेक्टर है दैट इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, और जो ओ पी वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, म्यू बी वेक्टर। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमने सिर्फ इन वेक्टर्स को इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और या फिर आप इन्हें डायरेक्ट इनके टर्म्स में भी लिख सकते हो, लैम्डा ऑफ ए वेक्टर, मतलब वो जो वेक्टर हुआ किसी इंटीजर का मल्टीपल होगा अगर पैरेलल है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लैम्डा ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास है एज, ये पेज खत्म है, हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम था ना, ओ पी एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओ पी वेक्टर है वो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, देखो ऑर्डर ऑपोजिट है ना। ठीक है, तो ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हुआ ना, ये सेम ऑर्डर वाले वेक्टर्स हैं और ये क्या हुआ इसका रिजल्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर एज पी क्यू वेक्टर। ठीक है, ऑर्डर इसका क्यू पी है तो हम पी क्यू नहीं लिख सकते, क्यू पी वेक्टर एज ओ पी वेक्टर is the resultant of OQ vector and QP vector। ठीक है, हमने यहाँ पे OP वेक्टर फाइंड आउट किया, हमने OQ वेक्टर पता है हमें लैम्डा ए वेक्टर है, ओ QP वेक्टर कितना है लैम्डा बी वेक्टर। अब हमने OP वेक्टर फाइंड आउट करना है तो वो क्या है OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। OQ वेक्टर को हमने पीछे फिगर में क्या नाम दिया था, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यह आ गया हमारे पास सी वेक्टर का रिजोल्यूशन। मतलब जो हमने सी वेक्टर है उसको हमने दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में बांटा। कैसे बांटा, जो हमारे पास उस डिफरेंट वेक्टर्स थे हमने उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाया और फिर वहाँ से हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू ही बट ग्राफिकली हमने क्या किया, सम फाइंड आउट किया थ्री वेक्टर्स का। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाला रेजोल्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने मोशन इन प्लेन पढ़ना है, उसमें हमने वेक्टर्स ही यूज़ करने हैं डिस्क्राइब करने के लिए। तो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है यूनिट वेक्टर।
ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ये वेक्टर की एक यूनिट होते हैं जिन्हें हम सिंबॉलिकली आई, जे और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन अ प्लेन। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। और वेक्टर ऑफ unit vector is a vector of unit magnitude and points in a particular डायरेक्शन। यूनिट मैग्नीट्यूड इसकी मतलब एक ही यूनिट वैल्यू होती है। मतलब आपका टाइम का वेक्टर हुआ तो उसकी वैल्यू 1 सेकेंड ही होगी। अगर आपका मीटर का वेक्टर है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल का वेक्टर है, तो 1 मीटर। और अगर वेलोसिटी का वेक्टर है तो 1 मीटर/सेकेंड। ठीक है, एक डायरेक्शन होगी पर्टिकुलर इसकी। मैंने आपको बोला ना, अलॉन्ग सम एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। ठीक है, इट हैज़ नो डायमेंशंस एंड यूनिट्स। इसकी कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। मतलब कि आपकी डायरेक्शन कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है या जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। देखो, आप किसी वेक्टर को देख के तो पता नहीं लगा सकते ना कि उसकी डायरेक्शन कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है। जबकि हमारे पास अगर आप एक प्लेन देखें, स्पेस देखें, तो 3 डायमेंशनल स्पेस 3 एक्सिस से डिनोट होता है, एक्स, वाई और जेड। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? इन वेक्टर्स के अलॉन्ग वेक्टर कंपोनेंट होते हैं, दैट इज आई कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर कंपोनेंट हुआ? आई कैप। वाई के अलॉन्ग जे कैप और जेड के अलॉन्ग के कैप। ठीक है, जब जहाँ पे भी हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे, आई कैप, कैप वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। जहाँ पे भी हम ये रिप्रेजेंटेशंस यूज़ करेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये खुद ही बता देंगे कि वेक्टर किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है। आई कैप है अगर नोटेशन, ठीक है, तो वेक्टर किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के। अगर जे कैप है तो वाई एक्सिस के, और अगर के कैप है तो जेड एक्सिस के। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शंस बताते हैं आपको वेक्टर कंपोनेंट की, कि जो वेक्टर कंपोनेंट है वो कौन सी डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो ये थे हमारे यूनिट वेक्टर्स। अब इसके बाद हमारा मेन टॉपिक क्या है? रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? हम एक वेक्टर लेंगे, उसे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें डिवाइड करेंगे। मतलब कि उस वेक्टर के हम कंपोनेंट्स कुछ ऐसे लेंगे कि वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, और वहाँ से हम फिर उस वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं अब। तो फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास कौन सा होता है? मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। प्लेन मतलब ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स, वाई और जेड का। ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, जो एक्स वेक्टर है उसे क्या आई कैप रिप्रेजेंट करेगा, जे एक्सिस को जे कैप और जेड को के कैप। ठीक है, ये इस वाली फिगर का था। यूनिट वेक्टर्स के अलॉन्ग है ये सारा। अभी रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का डेरिवेशन शुरू नहीं हुआ है, ये सिर्फ यूनिट वेक्टर का इंट्रोडक्शन है, ये मेन डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। तो मतलब आपसे जब भी यूनिट वेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये और ये लिखना है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है, सिंपल। अब हमारे पास है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब डेरिवेशन शुरू हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसीडर अ वेक्टर ए। हम एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं जो कि क्या है? ए, दैट लाइज इन एक्स वाई प्लेन। मतलब हम यहाँ पे दो ही प्लेन कंसीडर कर रहे हैं ग्राफ के, एक्स एंड वाई। एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, वो लाई कर रहा है
दैट इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास दो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है, एक है ट्राइंगल लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ। तो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए के हेड से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर डाउनवर्ड्स भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख भी देते हैं, हमें थ्योरेटिकली भी लिखना है सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं। ड्रॉइंग परपेंडिकुलर्स फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर A to the कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एक्स एंड वाई एक्सिस स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, वी गेट, अब देखो रिजोल्यूशन करना है ना हमें वेक्टर्स का, हमें ए वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, तो मतलब हमें उन्हें बांटना है। रिजोल्यूशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, बांटना है। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं जो कि इधर परपेंडिकुलर आया A2, और वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने A1 कंसीडर करना है, ये जो पैरेलल है, और वाई के अलॉन्ग A2। ठीक है, तो अब हमने वी गेट A1 पैरेलल टू आई कैप। A1 पैरेलल टू इधर आई कैप हुआ ना, और इधर जे कैप। ठीक है, ये पहले से ही हमारे पास कंपोनेंट्स हैं आई कैप और जे कैप। तो इधर क्या हुआ A1 और इधर A2 पैरेलल टू जे कैप। ठीक है, अब देखो A1 पैरेलल टू आई कैप है, A2 पैरेलल टू जे कैप है। तो हम A1 को क्या लिख सकते हैं, AX आई कैप। जो ये ए वेक्टर है इसके अलॉन्ग क्या है, एक्स कंपोनेंट है ना AX आई कैप, और इसके अलॉन्ग क्या है वाई कंपोनेंट AY जे कैप। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू AX आई कैप और A2 इज इक्वल टू AY जे कैप। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, और इधर जो है हमारा कौन सा कंपोनेंट है ए वेक्टर का, AX आई कैप। ए का एक्स कंपोनेंट है, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, और डायरेक्शन कौन सी है आई कैप। ए का वाई कंपोनेंट और डायरेक्शन कौन सी है जे कैप। ठीक है, रोटेशन समझ आई। ठीक है, और अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें अब, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे A1 प्लस A2 दैट इज इक्वल टू A। ठीक है, A1 प्लस A2 किसके इक्वल होना चाहिए, ए वेक्टर के इक्वल होना चाहिए ना, जो प्लेन में है हमारे पास A1 A2, डिफरेंट ऑर्डर है ना। ठीक है, तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू AX आई कैप प्लस AY जे कैप। ठीक है, ये कैसे आया हमारे पास, A1 इज इक्वल टू AX आई कैप, हमने सिर्फ सब्सटीट्यूट किया, A2 इज इक्वल टू AY जे कैप। तो मतलब हमने ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बना दिए, AX आई कैप और AY जे कैप। तो अगर कोई कंपोनेंट हमारे पास प्लेन में है, ए वेक्टर कोई कंपोनेंट हमारे पास प्लेन में है, तो हम उसके जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हुआ और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है, उन दोनों को एडअप करके हम वो कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या दैट कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग द एक्सिस। ठीक है, अब हेयर आगे देखो फर्दर क्या होता है, AX कैन बी रिटर्न एज A cos थीटा। अब ये कैसे हुआ, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है किसी भी ग्राफ का, उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, कॉस थीटा, एंगल क्या बनता है वहाँ पे कॉस थीटा। और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, साइन थीटा। तो ए एक्स को हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, ठीक है, और ए वाई को हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो थीटा की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, देयरफॉर कंपोनेंट्स
ऑफ वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। क्योंकि अब हमारे पास थीटा इन्वॉल्व हो गया है। थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अगर थीटा 90 डिग्री है, कॉस थीटा 90 डिग्री है तो वो 1 होगा, और अगर कॉस 0 होगा तो इस हिसाब से हमारी, जिस हिसाब से थीटा वेरी करेगा उस हिसाब से वैल्यूज़ बढ़ती रहेंगी। तो हम यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है, जिसके अलॉन्ग हमने कंपोनेंट्स लिए हैं। तो मतलब यहाँ से हमें पता चलता है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, हम उसके बेसिस पे भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि उसकी एक्सिस के अलॉन्ग है, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ इट्स एंगल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें ए फाइंड आउट करना हो, टू फाइंड ए, अगर हमें ए फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हमारे पास ये 1 और 2 इक्वेशन मान लेती हूँ मैंने, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हैं हम इन्हें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, दैट इज ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो सेम ही है। अब यहाँ से हमारा ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर हमारे पास ए एक्स और ए वाई गिवन हो, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू फाइंड ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इफ ए एक्स एंड ए वाई आर गिवन, ठीक है। अगर हमें फाइंड आउट करना हो थीटा, ठीक है, इफ ए एक्स एंड ए वाई आर गिवन, कंपोनेंट की वैल्यूज गिवन है हमें, हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं ना। हमने सिर्फ इसके अलॉन्ग परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके यूनिट्स ही तो निकालनी है ग्राफिकली। तो हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन है ए एक्स और ए वाई, ठीक है, इसीलिए हमने ग्राफिकली ये कंपोनेंट ऐसे रिजॉल्व करे हैं। तो अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी हो, टू फाइंड थीटा, ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, देखेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और इक्वेशन 1 क्या है, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो, ए वाई अपॉन ए एक्स दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है ये सब पढ़ा है। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन, मतलब मोशन ऑफ अ बॉडी इन प्लेन, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन में हमने क्या करा, सिर्फ 2 कंपोनेंट्स यूज़ करे, मतलब ए एक्स और ए वाई। अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स वाला सिस्टम हो, टू रिजॉल्व वेक्टर्स इनटू 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स मतलब तीनों एक्सिस कंसीडर करनी है हमने, कौन सी, एक्स वाई एंड जेड। तो इसके अलॉन्ग क्या आएगा, आई, इसके अलॉन्ग जे और इसके अलॉन्ग के, ठीक है। ये एक क्यूबॉइड बनेगा, कौन सा कंपोनेंट बनेगा, क्यूबॉइड। 3D फिगर बनानी है ना हमें, अब 2D फिगर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब 2D फिगर से हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना,
ये वाला जो मैंने डार्क पेन से ड्रॉ किया है बीच में, ठीक है। आई कैप और जे कैप और के कैप के कंपोनेंट्स आपने देख लिए हैं कौन से हैं, साइड वाले। और ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बना बीचों बीच, ये क्या मैंने डार्क पेन से करा है। तो अब एक है हमारे पास इसी रेक्टेंगुलर से वाई तक का गामा एंगल है, रिजल्टेंट से वाई तक का बीटा एंड रिजल्टेंट से एक्स तक का अल्फा, ठीक है। इसको आप फिर से ए एक्स आई कैप लिखो, ए वेक्टर ये है हमारे पास, ठीक है, ए वाई के कैप एंड ए जेड जे सॉरी ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी हैव कंपोनेंट्स एक्स वाई एंड जेड इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। देन ए एक्स हम देखो ए एक्स ए कॉस अल्फा से डेजिग्नेट कर सकते हैं, ए वाई को ए कॉस बीटा से और ए जेड को ए कॉस गामा से। अब देखो यहाँ पे हमने कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स नहीं लिया है, हमने हमने यहाँ पे कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट्स नहीं लिए हैं, हमने सारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही लिए हैं। क्योंकि ये वेक्टर कुछ ऐसे, जैसे मैं कैप ड्रॉ कर रही हूँ, स्टैंड अप कर रही हूँ, ऐसे आएगा, ठीक है। हमारे बाकी कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में होंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल ही। ये कैप है आपकी, ये आपके पास वेक्टर है एक्स वाई एंड जेड, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम सारे इनको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही लेंगे। इन जनरल हम जनरली ए को लिख सकते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड, हमने जब 2 प्लेन्स थे हमने तब भी सिंपल, हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या आया था, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हमारे पास यही आया था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी हो, पोजीशन बतानी हो कहाँ है, तो वो तो रिजल्टेंट वेक्टर से पता चल जाएगी। आर इज इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट होती है, वैसे रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है ये, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हमने सिंपल रिजोल्यूशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड करा। बाय ग्राफिकल मेथड हमने एक वेक्टर के पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करे और फिर हमने उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व किया, और फिर हमने उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मोशन इन अ प्लेन किया, और उसके बाद हमने रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर्स इन अ 3D प्लेन किया। तो ये अब सीरियस वेक्टर्स आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। अगर आपने रिजोल्यूशन का कंसेप्ट ध्यान से पढ़ लिया तो आगे आपको मोशन के कंसेप्ट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट में हम टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, दैट इज वेक्टर एडिशन बाय कैलकुलस मेथड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।